नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 30 दिसंबर 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, हम सीधा अभी चलेंगे एक्सप्लेन पेज से, वहीं से दो आर्टिकल्स है, दोनों को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अगर एक्सप्लेन पेज की बात करें तो दो आर्टिकल्स हैं। एक तो ये कोविड का जो माहौल है उसके चलते चाइना और अफगानिस्तान से क्या चैलेंजेस रहे हैं 2021 में और क्या चैलेंजेस आने वाले टाइम पर रह सकते हैं 2022 में। दूसरा हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ज़मीन की खरीद फरोख्त को लेकर के एक बहुत बड़ा इशू राइज हुआ है, जिसमें ये कि जब से राम मंदिर बनने की बात आई है तब से वहाँ पर जो शेड्यूल्ड कास्ट की ज़मीनें हैं उनको खरीदा गया है, जो यूपी गवर्नमेंट के अंडर में ऑफिशियल्स हैं उनके रिश्तेदारों के द्वारा। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस आर्टिकल को डिटेल में समझना है। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल्स है, दोनों को देखते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट है कोविड के टाइम पे चाइना और तालिबान से क्या चैलेंजेस हैं वो देखते हैं। देखो, 2 साल हो चुके हैं जब से कोविड ने अपनी तरफ से जो डिस्ट्रप्शन ला रखे हैं अभी, जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ से ज़्यादा दूर देख भी नहीं पा रहा है। सेम चीज़ हर एक कंट्री के लिए चैलेंजिंग साबित हो रही है। इसके लिए अभी देखें तो इंडिया ने अभी पिछले 1 से 1.5 साल में 6 ऐसी हार्ड रियलिटीज़ देखी है जिनके बारे में हम अभी जानेंगे, और आने वाले साल में 2022 में 6 तरीके की चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, उनको समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे हार्ड रियलिटीज़ की सच्चाई क्या है। पहली बात, राइज ऑफ तालिबान। देखो, यूएसए ने कैओटिक मैनर में, बहुत जल्दबाजी में 19 साल तक अफगानिस्तान में रहने के बाद में विड्रॉवल किया और उसके बाद में तालिबान ने अफगानिस्तान में रिजीम को कैप्चर कर लिया। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है इंडिया के लिए। अगर हम न्यू दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो पास्ट है तालिबान के साथ जो एंगेजमेंट का, जब तालिबान 1996 में आ गया था अफगानिस्तान में, तो उस टाइम पर हमारा एक प्लेन IC-814 हाईजैक करके और काबुल में कंधार में लेकर के गए थे। तब आपको पता है फिर टेररिस्ट को वहाँ से रिलीज़ करना पड़ा था, तब जा कर के हमें वो फिर से प्लेन मिला था। तो जब ये प्लेन वापस लिया था तो उस टाइम की जो बैड मेमोरीज हैं, है ना, जिसमें हमने टेररिस्ट को छोड़ना भी हमारी मजबूरी हो गई थी, तो उस केस में हमारी जो रिलेशनशिप है तालिबान के साथ वो इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि तालिबान पे पहले भी पाकिस्तान की मिलिट्री की पकड़ थी और आज भी पाकिस्तानी मिलिट्री की पकड़ है। तो उस केस में अब की जो सिचुएशन है उसमें तो देखो, दिल्ली ने री एंगेज किया है तालिबान के साथ में कि हमारे जो पिछली हेजिटेशंस थी उनको हमने छोड़ दिया। इवन हमने डायरेक्ट वहाँ से कॉन्टेक्ट करने की भी बातचीत, अपनी तरफ एफर्ट्स हमने हमारे पूरे लगा दिए हैं। इवन दिल्ली ने अपनी तरफ से इस साल की अगर बात करें, पिछले साल की अगर बात करें, तो $80 मिलियन तक का कमिटमेंट दिया था कि हम इतना पैसा अफगानिस्तान में खर्च करेंगे। वैसे तो आपको पता ही है अफगानिस्तान में लगभग अभी तक टोटल $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है इंडिया का। अब देखो, तालिबान को एक रियल पॉलिटिकल एक्टर के तौर पे इंडिया जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है और एंगेजमेंट्स भी कंटिन्यू है। तो ये हो गया तालिबान का चैलेंज, क्योंकि पाकिस्तान की पकड़ ज़्यादा है। वो बात ठीक है कि इंडिया अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है तालिबान के साथ एंगेज करना। इवन आपको पता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पे इंडिया अपनी तरफ से 50,000 टन गेहूं भेजने के लिए भी रेडी है। वो अब पाकिस्तान ने अब जाकर के अप्रूवल दिया है। तो उस केस में कहीं ना कहीं हम तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं, वही तो है। इवन तालिबान ने भी एक्नॉलेज किया है कि इंडिया में हेल्प करना चाहता है, तो अच्छी बात है। फिर देखो, चाइना की बात करें, चाइना देखो लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है। फिर भी देखो, कुछ 2 एरियाज की बात करें तो वहां पर डिसएंगेजमेंट तो हुआ, पर डी एस्केलेशन अभी भी नहीं हुआ है। डिसएंगेजमेंट का मतलब कि एकदम लड़ाई के लिए आतुर, आमने सामने बिल्कुल बंदूकें तैयार करके, वो तो कम से कम नहीं है। पर अभी भी दोनों तरफ की जो मिलिट्रीज हैं वहां पर डिप्लॉयड है, और हो सकता है आने वाले टाइम पर ये जो एस्केलेशन है वो हटे नहीं, क्योंकि अब ठंड भी आ रही है। इस ठंड में हमारे जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके आगे अगर देखें, एक सेकंड रुकिए, दूसरी तरफ अगर देखें तो चाइना अपनी तरफ से मसल पावर को और भी एरियाज में एक्सपेंड कर रहा है। इंडिया के साथ में तो चलो बॉर्डर इश्यूज हमारे चल ही रहे हैं, इसके अलावा चाइना ने वियतनाम के साथ में भी डिस्प्यूट छेड़ रखा है, फिलीपींस के साथ में भी, मलेशिया के साथ में भी। ओवरऑल अगर देखो तो साउथ चाइना सी में अपनी तरफ से पूरी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर भी अपनी तरफ से पूरी मसल्स जो है एक्सरसाइज कर रहा है। इसके अलावा भूटान के साथ में टेरिटोरियल डिस्प्यूट को फिर से राइज दे दिया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से जो बॉर्डर शेयर हो रही है चाइना की, वहाँ पर बॉर्डर एरियाज में गाँव बसा रहा है चाइना। ऐसे में हमारे फॉरेन अफेयर्स
के एक्सपर्ट, ठीक है, शिव शंकर जी मेनन का ये कहना है कि चाइना जो है वो कोई भी अभी एक्टिविटी कर रहा है वो केवल टैक्टिकल नहीं है। टैक्टिकल का मतलब केवल स्मॉल लेवल या एकदम कह सकते हैं ना लो लेवल पे नहीं है। ये प्लानिंग जो है वो हाईएस्ट लेवल पॉलिटिकल लेवल पे हो रही है। इसका मतलब चाइना बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ रहा है। इसके आगे देखें, फिर बात आ जाती है यूएसए के साथ में। तो देखो जो बाइडन ने टेक ओवर कर लिया, और पिछले 4 साल की अगर बात करें जो बाइडन से पहले के, वो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में थे, जो कि अनप्रेडिक्टेबल थे, जिनका कहाँ पर क्या एक्शन होगा कुछ आइडिया नहीं था। अब जो बाइडन ने जैसे ही यूएस प्रेसिडेंटशिप गेन की है, तब से उन्होंने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे फिर से यूएसए को एक्टिवली पार्टिसिपेशन में एंट्री दिला दी है। जैसे कि पेरिस क्लाइमेट चेंज में से डोनाल्ड ट्रंप ने तो विड्रॉ कर लिया था, तो री एंट्री है यूएसए की। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन और इसकी एजेंसीज में भी यूएसए ने अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत कम कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, वो भी बढ़ गई है। फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जो पॉलिसीज थी वही जो बाइडन कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें एक तो क्या है कि चाइना को कंटेन करना, वो बीजिंग को कंटेन करना जॉब 1 है यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में। इसके अलावा जो ट्रेड टैरिफ्स हैं वो लगातार जो डोनाल्ड ट्रंप ने इम्पोज किए थे चाइना पे, एग्जैक्टली वो कि वो ट्रेड के ऊपर जो लगाम है वो यूएसए भी जो बाइडन के लीडरशिप में भी कर रहा है। इसके अलावा कॉड की जो फर्स्ट मीटिंग है वो भी जो बाइडन के टाइम पे ही हुई। जैसे ही उन्होंने अपनी ओथ सेरेमनी कंप्लीट की, उसके बाद में फिर कॉड की फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा चाइना को कंटेन करने के लिए आपको पता है जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं 2022 में, उनको भी यूएसए ने मना कर दिया कि बोला हम बॉयकॉट करते हैं, हम अटेंड नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको पता है यूके यूएस डील भी हुई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में न्यूक्लियर जो सबमरीन्स हैं वो सप्लाई की जाएगी ऑस्ट्रेलिया को, जिससे कि चाइना को कंटेन किया जा सके, चाइना की जो असर्टिवनेस है उसको काउंटर किया जा सके। इसके अलावा जो गड़बड़ हुई है वो है जल्दबाजी में अफगानिस्तान से विड्रॉ करना, और यूके यूएस डील जो हुई उसकी वजह से फ्रांस का नाराज होना। इसकी वजह क्या थी कि पहले ऑस्ट्रेलिया की और फ्रांस की डील हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस जो है वो कन्वेंशनल सबमरीन सप्लाई करेगा, पर उस डील को तो ऑस्ट्रेलिया ने यूनिलैटरली बिना फ्रांस को कॉन्फिडेंस में लिए स्क्रैप कर दिया, और साथ में यूके और यूएस के साथ मिलकर के न्यूक्लियर सबमरीन के लिए डील कर ली। तो ऐसे में फ्रांस भी नाराज हो गया, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से यूएसए का जल्दबाजी में निकलना। बोले ये दो चीज़ें थोड़ी सी कहीं ना कहीं रिस्की हुई है। रही सही में जो तालिबान को कंट्रोल करना है, तो उसमें देखो कहीं ना कहीं यूएस नेगोशिएशंस तो कर ही रहा है, और इंडिया जो है वो भी देखो अपनी तरफ से डिप्लोमेटिक लेवल्स पे तालिबान से बातचीत अभी कर रहा है, जो हमने ऊपर ऑलरेडी बात कर ली। फिर देखो इंडिया के पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों में म्यांमार में तो मिलिट्री को 1 फरवरी को हो ही गया, और वहाँ की जो इंपॉर्टेंट लीडर है आंग सान सू की, उनको ऑलरेडी जेल में डाल रखा है। दूसरी तरफ इंडिया ने अपनी तरफ से एंगेजमेंट जो हैं म्यांमार की मिलिट्री के साथ में, वो देखो फिर से एक रीस्टार्ट दे दिया है। जो हमने रिसेंटली देखा, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी, उनकी विजिट हुई थी, क्योंकि अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में जो असम राइफल्स का एक कॉन्वॉय जा रहा था उस पर अटैक हुआ था इंसर्जेंट ग्रुप्स के द्वारा। तो उस केस में अपने आप में म्यांमार के साथ एंगेज करना हमारे लिए ज़रूरी होता है नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। फिर बात आ जाती है पाकिस्तान की, तो देखो पाकिस्तान जो है वो 2021 में 1 फरवरी से सीज़ फायर को ऑब्जर्वेंस में लेकर के आया, पर उसका फिर सीज़ फायर तो चल रहा था, पर जून में आपको पता है जम्मू में एयरबेस के ऊपर एक ड्रोन से अटैक किया गया। इनफिल्ट्रेशन लगातार बढ़ रही है, मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ रही है, तो ऐसे में फिर भी देखो अभी जो रिलेशनशिप है वो एकदम टाइट चल रही है इंडिया और पाकिस्तान की। अब आ जाओ पॉलिसी सहायता की जो पॉलिसी उसकी बात करें। देखो कोविड-19 की अगर बात करें तो जैसे ही हमारे सेकंड वेव आया तो हालत हो गई ख़राब, हमारे यहाँ पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल मतलब डगमगा चुका था। उस परिस्थिति में हमने इंटरनेशनल जो कंट्रीब्यूशन या एड जो इंडिया को देनी थी, मतलब जो सहायता मिली इंडिया को, तो इंडिया ने वो एक्सेप्ट कर लिया। कारण कि देखो इंडिया पहले अपने आप को जैसे ही एनडीए फर्स्ट जो थी, या 2004 की अगर बात करें, 2004 जब से यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट आई थी, तब से एक पॉलिसी अपनाई थी कि हम जो है अब डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोगों को डोनेशन देंगे।
पर जैसे ही ये कोविड की सेकंड वेव आई तो हमारे यहाँ पर क्राइसिस बढ़ गए, तो हमें मजबूरन जो सहायता ले मिली उस सहायता को हमें लेना पड़ा। इसका मतलब क्या हो गया, इंडिया ने बोल दिया कि हमें कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हम ऑक्सीजन रिलेटेड इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं या हमें कोई सहायता प्रदान करता है, चाइना भी अगर करे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। फिर आ जाता है रशिया के साथ रिलेशन। तो देखो, जब से चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ है तब से रशिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इंडिया के लिए। कारण कि चाइना से अगर हम कोई बातचीत करेंगे तो उसमें रशिया ही एक मीडिएटर का काम कर सकता है, और रशिया के लिए भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया, क्योंकि अगर चाइना अपनी हेजेमनी क्रिएट करता है एशिया में तो वो चीज़ रशिया को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो उस केस में रशिया जो है वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन जो है कॉर्डाइल रखना चाहता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रशिया का यूएस, फ्रांस, इजराइल, इनके साथ में ऑलरेडी डिस्प्यूट कुछ ना कुछ चलता रहता है। अच्छा, डिस्प्यूट तो क्या, खैर इसमें मुद्दा ये आ रहा है कि रशिया से हम डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं। अभी भी हम सबसे ज़्यादा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट करते हैं वो रशिया से ही करते हैं, चाहे हमारे पास में ऑप्शंस दूसरे भी अवेलेबल हो, जैसे यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, इजराइल हो गया या कोई और। अभी आप देख सकते हो S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम, जिसका डिप्लॉयमेंट हम जैसे ही करेंगे तो यूएसए की तरफ से क्या एक्शन आएगा वो देखने वाली बात है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे जब हमने S-400 की डील रशिया के साथ साइन की थी तो सीधी सी बात आई थी, बोला काट्सा एक्ट के अंडर में इंडिया के अगेंस्ट में सैंक्शंस लगाए जाएंगे। पर इंडिया ने नेगोशिएट कर लिया कि भाई हम रशिया से हमेशा से लेते हैं, हम कैसे आपके इस तरीके से आप हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हो, तो इंडिया को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया था। इसके अलावा अफगानिस्तान से जैसे ही यूएसए ने विड्रॉ किया है तो रशिया वहां पर अपना एक्टिव रोल प्ले भी करने लग गया है। इसलिए बीजिंग और रशिया दोनों इन्फ्लुएंसिंग पावर कंसिडर हो रही है अभी तालिबान की रूल के अंडर में अफगानिस्तान में। ठीक है जी। फिर बात आती है क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो तालिबान के साथ डील करने में चैलेंज क्या है, क्योंकि सीधी सी बात है आईएसआई जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की, वो और साथ में पाकिस्तान की मिलिट्री, इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा है तालिबान के लीडर्स पे। तो ऐसे में जल्दी से तालिबान हमारे फेवर की कोई बात करे या हमसे इंगेज करे, ये दूर की बात है। दूसरी, इंडिया जो है अपनी तरफ से सेंट्रल एशियन कंट्रीज से एंगेजमेंट अपनी बढ़ा रहा है, जिसमें आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग, और जिसमें चाइना और पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी जिनको भी इनवाइट किया गया था, जैसे कि रशिया या 5 और सेंट्रल एशियन कंट्रीज या फिर एक ईरान, इन सभी कंट्रीज के और एक इंडिया, टोटल 8 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई। फिर उसके बाद में फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जिसमें इंडिया ने होस्ट किया और इनवाइट थे 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और अब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की बात करें तो सेंट्रल एशियन लीडर्स को इनवाइट किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि ओमिक्रॉन कितना ज़्यादा फैलता है, क्या रेस्ट्रिक्शंस रहती है, वो अगर नहीं अलाउ करें तो शायद ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ना हो। इसके अलावा इस्लामाबाद है वो किसी भी तरीके से इस मूड को शो नहीं कर रहा है कि भाई अफगानिस्तान में कोई भी एकदम खाली जगह मिले जहाँ पर कि इंडिया अपने एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर सके। दूसरा, यूएस, चाइना, रशिया, गल्फ कंट्रीज़ के साथ में लगातार इंगेजमेंट कर रहा है पाकिस्तान, जिससे कि वहाँ पर तालिबान के थ्रू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जा सके वहाँ के अफगानिस्तान के लोगों को। इसके अलावा इंडिया इस चीज़ को लेकर के भी चिंता में है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में सिचुएशन बदल रही है उसकी वजह से हमारे कश्मीर में भी कहीं ना कहीं रेडिकल ग्रुप्स को एक हवा मिलेगी, तो वो भी हमारे लिए एक चैलेंज क्रिएट करेगा। इसके आगे चाइना की अगर बात करें तो जो स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के साथ में, उसमें देखो अभी परिस्थिति ये है कि 2 साल तो हो चुके हैं और अभी जो हार्श विंटर आ रही है इसमें देखो हमारे मिलिट्री पर्सनल्स को वहाँ पर डिप्लॉय रहना पड़ेगा। वो बात ठीक है कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन लोगों ने अपनी इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी तैयार कर रखी है, जिसमें क्वाड ग्रुप भी अपने आप में आ जाता है। तो इनके साथ में एंगेज करना तो हमें ज़रूरी है ही चाइना को कंटेन करने के लिए। रही सही में हम जहाँ तक है 2022 में सेकंड क्वाड मीटिंग होने वाली है, जिसमें जापान में ही वो मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी। होस्ट जापान करेगा और बाकी आपको पता ही है कि जापान, इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूएस भी इसके मेंबर्स हैं। फिर बात आ जाती है ब्रिक्स की। तो देखो चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसके चलते ब्रिक्स में क्या बातचीत होगी वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा डोकलाम वाले एरिया में जो चुम्बी वैली वाला एरिया है, जिसमें कि भूटान, चाइना और इधर हमारा सिक्किम, इन तीनों की बॉर्डर शेयर होती है, उस मुद्दे को भी 2017 में सॉर्ट आउट तभी किया गया था जब ये जो एक तरीके से
ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली थी। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन अभी निकल के आ रही है। तो ऐसे में विजय गोखले जी जो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने अपनी एक बुक में लॉन्ग गेम में लिखा कि चाइना जो है वो लगातार पावरफुल बन रहा है, जिसमें इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली भी पावरफुल हो रहा है, और वो लगातार इंडो पैसिफिक रीजन में हेजेमनी अपनी एक तरफा पावर स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट तो होने हैं ही, और ये कॉन्फ्लिक्ट कब सेटल होंगे? जब दोनों के बीच में नेगोशिएशंस होंगे, कुछ बातचीत होगी। अब आ जाओ भाई पाकिस्तान की सिविलियन मिलिट्री टाइज में। तो देखो बात ऐसी है कि पाकिस्तान में जो अभी मिलिट्री चीफ हैं, जिनका नाम है जनरल कमर जावेद बाजवा, तो अब इनका जो टर्म है वो खत्म होने वाला है, हो गया नवंबर में। अब न्यू अपॉइंटमेंट होगी। उसमें देखने वाली बात है कि अब सवाल ये है कि वहां पर पाकिस्तान में इशू ये चल रहा है कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो अपॉइंटमेंट कब होगी, किससे, वहां पर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स को लेकर के भी कुछ हो रहा था, जिसमें मिलिट्री और वहां की सिविलियन गवर्नमेंट जिसमें इमरान खान लीड कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी। और रही सही में सार्क की मीटिंग को लेकर भी इमरान खान बहुत ज़्यादा आतुर हैं, एम्बिशियस हैं कि कैसे भी करके 2023 के इलेक्शंस आए ना, नेक्स्ट उनके जनरल इलेक्शन पाकिस्तान के, बोलो उसके पहले पहले सार्क की एक मीटिंग करवा दूं। तो इसी लगे हाथ आपके लिए टास्क आ गई है, सार्क को यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर स्टडी करोगे। अब आ जाओ इंडिया और इसके नेबर्स के बारे में। अगर 2022 की बात करें तो देखो श्रीलंका में तो हाल आपको पता है क्या चल रहा है, सुबह हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था। तो उसके साथ में तो देखिए एंगेजमेंट बढ़ रही है। तो जिस तरीके से तमिल्स का जो इशू है वो श्रीलंका के लिए हेडेक है, ठीक है, उसमें इंडिया का रोल अपने आप बन जाता है। तो चाइना, एक तो चाइना का एंगल श्रीलंका में, और एक तमिल्स का जो इशू है, वो दोनों इंडिया और इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के एक एंगल बनाते हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स अपने आप में सिग्निफिकेंट पॉइंट बन जाते हैं। और दूसरी तरफ नेपाल की बात भी करें तो नेपाल में भी चाइना का रोल बढ़ता चला जा रहा है, तो इंडिया के लिए वो भी टेंशन की बात है। फिर बात आ जाती है कि अगर हम इंडिया के हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और सोशल कनेक्शंस की बात करें इन कंट्रीज़ के साथ में, तो हम बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। पर वही चीज़ है कि इसमें लिमिट क्या आ जाती है? लिमिट आ रही है चाइना, क्योंकि चाइना अपनी डोमिनेंस लगातार क्रिएट कर रहा है साउथ एशिया में या इंडियन ओशियन रीजन में। फिर देखो बात आ जाती है मालदीव्स के साथ में। तो देखो दोनों जगह पे 2022 में इलेक्शंस होने वाले, मालदीव्स में भी और बांग्लादेश में भी। तो देखने वाली बात है कि क्या निकल के आता है। वैसे वहां पर एंटी इंडिया रेटोरिक चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस हो रहे हैं कुछ मुद्दों को लेकर के, ठीक है जी। फिर आ जाओ वर्ल्ड लेवल पे, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में तो हमारी एंगेजमेंट है ही, जिसमें रिपब्लिक डे वाली बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 2023 में इंडिया जो है वो G20 समिट को होस्ट भी करने वाला। G20 ग्रुप के बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना। और जो हमारी सरकार है वो देखो, फ्रांस में भी इलेक्शन होने वाले, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। देखो फ्रांस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, कभी भी फ्रांस ने धोखा नहीं दिया, ये आप ध्यान रखना। अगर डिप्लोमेटिकली देखोगे ना, तो फ्रांस के रिलेशन इंडिया के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से लेकर अभी तक। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे अभी इंडिया चल रहा है, तो इंडिया अपनी तरफ से अपनी एक लेगेसी छोड़ना चाहता है। दूसरी चीज़, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब अगस्त महीने में इंडिया प्रेसिडेंट हुआ करता था, उस टाइम पे अफगानिस्तान को लेकर के जो रेजोल्यूशन लिया गया था, वो वाकई में इंडिया की अपने आप में एक छाप छोड़ने वाली बात रही है 2021 में। तो ऐसे में ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ डोमेस्टिक और फॉरेन। तो देखो इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इलेक्शंस जहां पंजाब और यूपी में है वो तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही। रही सही में जो धर्म संसद अभी हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पे कहीं ना कहीं थोड़े क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं कि भाई यहाँ पर तो जो मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई, माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में एट्रोसिटीज़ की जा रही हैं। फिर देखो बात आ जाती है कॉर्ड, बीजिंग, और ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, सिनेरियो अपने आप में समरी मिल गई है आपको शॉर्ट में, है कि नहीं? आगे चलते हैं अभी। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज कि देखो कौन से ऐसे कानून है जो कि यूपी में ज़मीन के ट्रांसफ़र को रेगुलेट करते हैं एससी कम्युनिटी से। तो देखो अभी रिसेंट आपको पता है एक रिपोर्ट रिवील कर रही इंडियन एक्सप्रेस ने कि अयोध्या में कुछ पॉलिटिशियन और कुछ जो ऑफिशियल्स हैं स्टेट के, उनके रिलेटिव्स ने ज़मीनें खरीदी हैं अयोध्या में जब से राम मंदिर का वर्डिक्ट आया तब से लेकर अभी तक। वैसे तो ये मुद्दा अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना है, बट हाईलाइट अभी हुआ है। तो ऐसे में एक तो सवाल है कि एससी जो शेड्यूल्ड कास्ट की ज़मीनें होती हैं उनको कौन खरीद सकता है, कौन बेच सकता है, किस केस में शेड्यूल्ड कास्ट के लोग ज़मीन को बेच सकते हैं। दूसरी, ज़मीन को किसने खरीदा गया या फिर इसको डोनेशन के तौर पे दिया गया, और फिर डोनेशन के बाद में उसको फिर कैसे ऑफिशियल्स के जो रिलेटिव्स हैं उनको टेक ओवर या हैंड ओवर किया गया। अब देखते हैं इसमें। देखो लैंड ट्रांसफ़र को रोकने के लिए यूपी में
उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड है 2006 का, उसमें सेक्शन है 98 क्लॉज 1, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया एक रूल के अंडर, और उस रूल का नाम है उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड रूल्स 2016, जिसमें क्या लिखा कि कोई भी भूमिदार जो कि शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करता है, वो अपनी जमीन को ना तो सेल कर सकता है, ना किसी को गिफ्ट कर सकता है, ना वो मॉर्गेज रख सकता है, ना किसी को लीज पे दे सकता है, और या फिर किसी पर्सन को उस जमीन में जो कि नॉन शेड्यूल कास्ट से है उसको दे पाएगा, और अगर देना भी है तो कलेक्टर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब देखो बात आ गई कलेक्टर से अप्रूवल की, तो कलेक्टर से अप्रूवल के लिए मुद्दा आ गया कि अगर जमीन का जो साइज है वो 1.26 हेक्टेयर से ज्यादा है तो ही कलेक्टर अप्रूवल दे सकेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जमीन की साइज 1.26 हेक्टेयर से कम है तो वहां पर कलेक्टर के अप्रूवल के बाद में भी शेड्यूल्ड कास्ट के जो भूमिदार हैं, जमींदार हैं, जिनकी जमीनें हैं, वो किसी को बेच नहीं सकते हैं जमीनें। अच्छा, अब बात यह आ जाती है कलेक्टर किस केस में, कौन सी सर्कमस्टांसेस में अपना अप्रूवल दे सकते हैं कि हाँ जी एक शेड्यूल्ड कास्ट का इंडिविजुअल अपनी जमीन को बेच सकता है या किसी को दे सकता है। पहली कंडीशन कि उस भूमिदार, उस शेड्यूल्ड कास्ट के भूमिदार का कोई लीगल आयर नहीं है, दैट मीन्स जमीन का कोई उस बंदे की मौत के बाद में कोई दूसरा बंदा मालिक बनने वाला ही नहीं है। तो इसके अलावा अगर वो पर्सन ऑर्डिनरीली उस डिस्ट्रिक्ट या उत्तर प्रदेश के अलावा किसी दूसरे स्टेट या जिस डिस्ट्रिक्ट में वो ज़मीन है उसके अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो रहता है तो वो ज़मीन को बेच सकता है। तीसरी, कलेक्टर जब अप्रूवल देगा कि अगर किसी शेड्यूल्ड कास्ट के जो भूमिदार हैं उनके घर में किसी को ज़बरदस्त कोई बीमारी लगी हुई है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, या फिर उस ज़मीन को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करना चाहता है, पर वही चीज़ है कि वो ज़मीन ट्रांसफ़र करके कहीं दूसरी जगह पे जाकर के वो ज़मीन खरीदना चाहता है। तीसरी और पांचवी कंडीशन कि एप्लीकेंट जो है वो उसकी ज़मीन 1.26 हेक्टेयर से ज़्यादा है। तो ऐसे में ये 5 कंडीशंस हैं, इन पांचों कंडीशंस में से जिससे भी सेटिस्फाई होगा कलेक्टर, उस सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे कलेक्टर अपनी तरफ से अप्रूवल दे देगा कि हाँ जी जो शेड्यूल्ड कास्ट का इंडिविजुअल है वो अपनी ज़मीन जो है वो बेच सकता है, सेल कर सकता है, किसी को भी दे सकता है गिफ्ट के तौर पर। तो ऐसे में 2016 से पहले जो कर्व थे वो थे यूपी जमींदारी अबोलिशन एक्ट ऑफ 1950 के अंडर में, जो कि 1992 तक कंटिन्यू चलता रहा। अब देखो होता क्या है कि ये जो जमींदारी वाला एक्ट था ये एप्लीकेबल था 2016 से पहले। 2016 में ये कानून आ ही गया था, ऊपर वाला जो हमने देखा रूल वाला, ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड वाला। पर होता क्या है कि 1992 में महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने जो है वो ज़मीन खरीदी अयोध्या में, और इसमें ये कुछ ज़मीनें ऐसी थी जो कि दलित ऑनर्स की थी। अब जबकि दलित्स की ज़मीन खरीदने के लिए यहाँ पर अभी तो ये रेगुलेशन है, तो सवाल क्या है कि यूपी का जो ज़मींदारी अबोलिशन एक्ट है उसका सेक्शन 157A, उसमें क्या लिखा हुआ है कि शेड्यूल्ड कास्ट का कोई भी बंदा अपनी जमीन को सेल, गिफ्ट या मॉर्गेज या लीज पर नहीं दे सकता किसी भी नॉन शेड्यूल्ड कास्ट के इंडिविजुअल को। हाँ, केवल और केवल एक केस में कि कलेक्टर उनको अप्रूवल दे दे। अब आप देखो, कलेक्टर अगर शेड्यूल्ड कास्ट की जमीन को बेचने के लिए अप्रूवल दे देगा या उसको डोनेट करने के लिए अप्रूवल दे देगा, और कलेक्टर के ही रिश्तेदार उस जमीन को अगर जाकर के खरीदेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा कि नहीं एक सिविल सर्वेंट के लिए? यही है मेन मुद्दा। तो ऐसे में ये सवाल आ गया। फिर देखो प्रोविजन की बात करें तो इसमें देखो लगभग 1992 में 21 बीघा जमीन जो है वो टेक ओवर की गई इस रामायणा ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, अब आप देखो सवाल क्या होता है कि ये 21 बीघा जमीन जो थी वो अलग अलग इंडिविजुअल की थी जो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते थे, और जिनमें से कुछ जमीनें तो ऐसी भी थी जिनकी साइज 1.26 हेक्टेयर से कम थी। तो क्या किया गया, इसके पीछे एक बड़ी चालसाजी हुई, वो ये कि इन सारी जमीनों को एक बंदे के नाम पे कर दिया, और उस बंदे का नाम रोंगई, जो कि दलित एम्प्लॉय ही था और इस ट्रस्ट के अंडर में काम कर रहा था। और इस दलित एम्प्लॉय ने फिर बाद में कहा कि हम तो MRVT ट्रस्ट को डोनेट कर रहे हैं ये ज़मीन। तो इस तरीके से लूप होल निकाला कि नहीं, पर अब जाकर के जब इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता पड़ेगा कि क्या वाकई में लूप होल्स का गलत फ़ायदा उठाया गया है, कहाँ पर किसकी क्या जवाबदारी वहाँ पर साबित होगी। तो ये है मेन मुद्दा, आपको समझ में आ गया होगा कि वाकई में जो ज़मीनें हैं किस तरीके से लूप होल्स निकाल करके, मतलब दलित्स की ज़मीनें
ट्रांसफर कर दी किसी एक दलित के नाम पर, और उस दलित ने यह कह दिया कि हाँ जी मैं डोनेट करना चाहता हूं और मेरी जमीन जो है वो बहुत बड़ी है साइज में। ठीक है, तो ये है पूरा मुद्दा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे फ्रंट पेज पे एक न्यूज ही काम की है, वो ये कि झारखंड सरकार ने एक यूनिक पेट्रोल सब्सिडी का मेथड शुरू किया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि हर महीने जिन भी परिवारों में टू व्हीलर्स हैं उनको 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा, और वो भी किस हिसाब से, 10 लीटर तक। इसका मतलब हो गया 25 रुपये पर लीटर की सब्सिडी दी जाएगी झारखंड सरकार के द्वारा उन फैमिलीज को जिनके घरों में टू व्हीलर है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज़ है बताइए यहाँ पर जा रही है, और ये चीज़ इंप्लीमेंट होनी शुरू हो जाएगी 26 जनवरी से। आगे चलते हैं। फिर अगली न्यूज़ है, देखो पीएम किसान स्कीम, देखो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, तो इसकी जो 10th इंस्टॉलमेंट है वो 1 जनवरी को फार्मर्स के अकाउंट में भेज दी जाएगी। इस स्कीम के अंदर देखो जो मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, या जो भी एलिजिबल फार्मर्स हैं, उनको हर साल के हिसाब से 6,000 रुपये उनके अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र किया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट्स में। मतलब हर 4 महीने के गैप पे, साल के चार करके 12 महीने हो गए, हर 4 महीने के गैप पे 2,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो देखो प्रधानमंत्री किसान स्कीम के बारे में आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पढ़ोगे। इसके आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज की बात करें तो देखो आरबीआई ने अपनी तरफ से ये कह दिया कि एमएसएमई सेक्टर वाकई में स्ट्रेस में है। दूसरा, बेड लोन है, दैट मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो आने वाले टाइम पे राइज होंगे। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, तो उनका देखें तो अभी जितना भी लोन दिया हुआ ना, जितना क्रेडिट दिया हुआ है लोन बैंकों के द्वारा, उसका लगभग 6.9% जो है वो सितंबर 2021 में ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहा, जो कि 2022 सितंबर आते आते 8.1% तक बढ़ जाएगा। तो ऐसे में सिनेरियो क्या है, मुश्किल वाला है। और ये बात रिलीज हुई है आरबीआई के द्वारा, जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के तहत। इसके आगे अगर देखें तो प्रीवियसली जो एनपीएस में डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसमें मार्च 2020 में कितना हुआ करता था, 8.2%, जो कि अभी मार्च 2021 में 7.3% हो गया, और सितंबर 2021 में 6.9% हो गया। इसका मतलब एनपीएस डिक्लाइन कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में। पर इसके पीछे वजह क्या है, राइट ऑफ करना। राइट ऑफ का मतलब बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट में से एनपीएस को हटा दिया। इसके अलावा शक्तिकांत दास जी ने अपनी तरफ से ये बोल दिया कि टेंशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आया है कोविड का, बोलो वो अपने आप में कुछ ना कुछ हैवॉक फैलाएगा। फिर बात आ जाती है एमएसएमईज की बात करें तो देखो एसएमए कैटेगरी 2 की अगर बात करें, मतलब वो एसेट्स जो वो अंडर स्ट्रेस एसेट्स जिनकी अभी कोई ईएमआई या फिर कोई भी इंस्टॉलमेंट 60 से 90 दिन के बीच में नहीं आई, 61 से 90 दिन के बीच में, मतलब 2 महीने से ज़्यादा हो गया है डिले उनकी ईएमआई का पेमेंट का, बाउंस हो रही है उनकी ईएमआईज, बोलो वो बढ़ रही हैं लगातार। इसके अलावा रिकवरी भी इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है जितना रेजोल्यूशन के बेसिस पे होनी चाहिए। इसके अलावा बैंकों के पास में अगर देखें तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो देखें, मतलब जितना लोन दिया हुआ है मार्केट में उसके कंपैरिजन में बैंकों के पास में कैपिटल कितना है, वो देखो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो बैंकों को थोड़ा सा तो स्टेबिलिटी मिलेगी इस केस में, 16.6% बताई जा रही है। ठीक है, तो मोटी मोटी जो चीज़ थी वो हमने देख ली। अब आपके लिए टर्म्स पढ़नी है, आपको CRAR और उनके बारे में एक बार ज़रूर देख लेंगे। इसमें मेन तो क्या होता है कि मार्केट में जितना लोन दिया हुआ है उसके कंपैरिजन में बैंक के पास में कितनी कैपिटल अवेलेबल है, जिससे कि अगर वो लोन बर्बाद भी हो जाए तो बैंक जो है वो एक सर्वाइवल इंश्योर कर सके खुद का। ठीक है जी, इसके आगे देखें। वर्ल्ड पेज पे बार बार एक ही चीज़ आ रही है, लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं कोविड के। ठीक है, यही चीज़ बताई जा रही है। तो देखो इस डिस्कशन में जो भी चीज़ें थी वो हमने डिटेल में देख ली हैं। और चाइना ताइवान का इशू है वो चल ही रहा है। चाइना ताइवान वाले मैप को आप एक बार ज़रूर देख लेना। कल जो मैंने शेयर किया था ना टेलीग्राम चैनल पे फिलीपींस वाला, उसी में चाइना और ताइवान को भी दिखा रखा है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली है। थैंक यू वेरी मच।